Hello and welcome. Students, in this video, we'll discuss about functions. Functions in Java. ठीक है? So before starting with functions, we'll discuss program. So what is program? Program क्या होता है? So program is a set of instruction to perform particular task. तो क्या होता है कि कभी कभी अपना प्रोग्राम जो है बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रोग्राम के कुछ टास्क, तो सपोज ये एक टास्क है एंड दिस इज अ बिग वन, सो इट हैज गॉट मैनी प्रोसेसेस, तो हम उसमें से कुछ प्रोसेस इस मेन प्रोग्राम की बजाय एक छोटे छोटे प्रोग्राम सेगमेंट बनाएंगे और ये हमारे लिए कुछ प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम सेगमेंट बना रहे हैं, इन प्रोग्राम सेगमेंट्स को हम बोलते हैं फंक्शंस और मेथड्स, ठीक है। तो ये हमारे जो छोटे छोटे प्रोग्राम सेगमेंट है वो कहलाते हैं फंक्शंस। और हमें फंक्शंस क्यों बनाने चाहिए और हम किसी प्रोग्राम में फंक्शन किस स्थिति में बनाएंगे, तो अगर हमारे पहला ही हमने यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लिया कि अगर हमारा कोई प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमें अपने प्रोग्राम में फंक्शन क्यों बनाना है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम क्या हो गया है, पहला कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो हम क्या करेंगे, कोप अप विथ कॉम्प्लेक्सिटी। प्रोग्राम में जो प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो गया उसको इजी बनाने के लिए कुछ कुछ प्रोसेस को हम डिफरेंट फंक्शंस के थ्रू परफॉर्म करेंगे। तो जब हम फंक्शन बना रहे होंगे तो हमें पूरे माइंड में पूरे प्रोग्राम में क्या हो रहा है वो नहीं सोचना है, हमें सोचना है इस पर्टिकुलर फंक्शन में ये क्या काम कर रहा है, दूसरे पर्टिकुलर फंक्शन में ये क्या काम कर रहा है, तो उससे हमें प्रोग्राम बनाने में आसानी हो जाती है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होता है हाइड लो लेवल डिटेल्स। इसमें क्या है कि अगर हमने कोई फंक्शन बना के रख लिया किसी क्लास में, तो हमें जब भी किसी दूसरे प्रोग्राम में भी उसकी जरूरत पड़ती है तो हम उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करके हम उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। और हमें जब यूज कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो हमें उस समय वहाँ किस तरह से प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है वो जानने की जरूरत नहीं होती है। या इसको एक एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, सपोज हमारे पास एक फंक्शन जावा प्रोवाइड करता है POW, दिस इज प्री डिफाइंड फंक्शन। तो ये अगर हमारे बना हुआ है और हमें कहीं भी x⁴n को यूज करना है, x⁴n कैलकुलेट करनी है, तो हमें ये नहीं सोचना कि x⁴n कैसे कैलकुलेट हो रही है, हमें केवल इतना करना है कि हमें इस फंक्शन को यूज करना है, कैसे कॉल करना है हमें पता होना चाहिए, इसका सिंटैक्स क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, हम इसको कॉल करेंगे और यूज कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है रीयूज। कोई भी प्रोसेस जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके लिए जो स्टेप्स हैं उनको बार बार हमें नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी। जब भी हमें वो स्टेप्स को यूज करना है, उस प्रोसेस को परफॉर्म करना है, तो हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो दैट विल गिव यू अनदर थिंग, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। ऑलराइट, सो दिस इज द थिंग, दिस इज द रीजन वी मेक फंक्शंस, राइट। सो इसके बाद हमें ये जानना जरूरी कि फंक्शन हम कैसे बनाते हैं। तो फंक्शन बनाने से पहले हम फंक्शन बनाना चाहते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि कैसा होता है। तो पहले उसका सिंटैक्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपने बहुत से फंक्शन यूज किए, आपने यूज किया है सपोज POW यूज किया है, ठीक, और आप यूज करते हैं लेंथ फंक्शन यूज करते हैं, ठीक। तो ये हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो इनके यूज करने के तरीके में भी डिफरेंस होता है। तो आप लिखते हैं math.pow और यहां लिखते हैं str.length, ठीक है।
तो यहाँ पे मैथ क्या है, str क्या है, तो ये मैथ एक क्लास का नाम है और str एक ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। तो यानी किसी कुछ फंक्शन प्री डिफाइंड है, क्लास नेम से यूज होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड है जो ऑब्जेक्ट नेम से यूज कर सकते हो। इसमें क्या फर्क है, यानी कि जो फंक्शन क्लास नेम से यूज हो रहे हैं ये फंक्शन आपके स्टैटिक हैं और ये नॉन स्टैटिक हैं, ठीक है। तो यानी जो भी नॉन स्टैटिक फंक्शंस हैं वो हमें ऑब्जेक्ट से यूज करने हैं, जो स्टैटिक फंक्शन है वो क्लास से यूज करने हैं। यानी कि प्री डिफाइंड फंक्शन के केस में हमें एक फंक्शन को यूज करने से पहले ये पता होना चाहिए कि वो स्टैटिक फंक्शन है या नॉन स्टैटिक फंक्शन है जिससे हम उसको यूज कर पाए। पर कोई भी फंक्शन है वहां पे इस ब्रैकेट के अंदर देना पड़ता है, जैसे कि यहां देना है 2,5, तो ये हमारा आपका पैरामीटर लिस्ट हो जाता है। कुछ यहां पे भी है, सपोज करें str.substring, स्ट्रिंग का फंक्शन है 2,7, तो यहां पे 2,5 और 2,7 ये पैरामीटर लिस्ट है। पैरामीटर लिस्ट क्या है, वो हम कुछ वैल्यू जो फंक्शन को देना चाहते हैं जिसके बेस पे वो प्रोसेस करें। जैसे कि ये 2⁵ निकालना चाहते हैं तो 2,5 दिया x,n, यहाँ पे हमने क्या दिया 2,7, यानी इंडेक्स नंबर 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 6 तक के जो स्ट्रिंग का पार्ट है उसको हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। लेंथ फंक्शन में कोई भी पैरामीटर नहीं होता है, यानी इसको हमें कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करें, तो हमें फंक्शन में एक पैरामीटर लिस्ट भी होती है, यानी कि वो वैल्यू जो हम फंक्शन को पास करना चाहते हैं किसी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, वो हम पैरामीटर लिस्ट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद फंक्शन जब प्रोसेस करता है तो प्रोसेस करने के बाद ये फंक्शन आपको 2⁵ यानी कि 2, 4, 8, 16, 32.0 देगा, और ये डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग देगा x, y, z 2, 3, 4, 5, 6 a b, लेट्स से कुछ भी इसमें स्टोर था उसने रिटर्न किया, तो फंक्शन हमें कोई रिजल्ट देता है। ये इस स्ट्रिंग के लिए लेट्स से 6 था कैरेक्टर स्ट्रिंग में, तो 6 दे रहा है, तो ये वैल्यूज को रिटर्न कर रहे हैं। तो फंक्शन को हमने कुछ वैल्यू प्रोवाइड की, उसने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद हमें कुछ वैल्यू दी। जिस फंक्शन ने जिसने इस पार्ट में इस फंक्शन को कॉल किया होगा उस पार्ट को उसने कुछ वैल्यू वापस की, तो जो वैल्यू फंक्शन हमें वापस दे रहा है कैलकुलेट प्रोसेस करने के बाद, वो उसकी रिटर्न वैल्यू कहलाती है। तो रिटर्न कर रहा है ये वैल्यूज, ठीक। यानी फंक्शन को हम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर सकता है, कुछ प्रोसेस परफॉर्म करेगा, तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ऑलराइट, विच इज प्रोवाइडेड बाय जावा। अब इसमें भी जैसे प्री डिफाइंड फंक्शन है वैसे हम अपने प्रोग्राम में भी फंक्शन बना सकते हैं। तो फंक्शन बनाने से पहले इन्हीं बातों के आधार पे हम देखें कि कैसे बनाना है। सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे तो दैट पार्ट इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, हाउ टू डिफाइन, फिर उसको कॉल करेंगे। तो डिफाइन करते समय इसका सिंटैक्स है विजिबिलिटी मॉडिफायर, या इसे बोल सकते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। फिर मॉडिफायर, फिर रिटर्न टाइप, फिर नेम ऑफ द फंक्शन, और इन द ब्रैकेट पैरामीटर लिस्ट। तो ये है, फॉर एग्जांपल आप जैसे कि लिखते हैं प्रोग्राम बना रहे होते हैं, हर प्रोग्राम में एक फंक्शन होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ये फंक्शन आप हर प्रोग्राम में बनाते हैं। तो यहां जो पब्लिक लिखा हुआ है वो आपका एक्सेस स्पेसिफायर है, स्टैटिक मॉडिफायर है, वॉइड रिटर्न टाइप है, मेन फंक्शन का नाम है, और स्ट्रिंग args पैरामीटर लिस्ट है, ऑलराइट। तो ये किसी भी फंक्शन की पहली लाइन है। बाकी या प्रोग्राम की बॉडी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी एक फंक्शन होता है,
तो बाकी प्रोग्राम के अंदर इस कर्ली फंक्शन के अंदर जो भी लिखा है दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द फंक्शन, राइट। सो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ठीक है, ये 3 एक्शन स्पेसिफायर हम लगा सकते हैं। इसके सिवा अगर हमने नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट ये फ्रेंडली एक्सेस देता है। दैट मीन्स को लगाना कोई जरूरी नहीं है। आपको अगर फ्रेंडली बनाना है तो आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, अदरवाइज पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड आप अगर आप इसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो उसके बारे में डिटेल में पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड हम बाद में किसी उसमें पढ़ेंगे क्या करना है। बाय डिफॉल्ट वो फ्रेंडली एक्सेस देता है। स्टैटिक मॉडिफायर आप लगाएंगे तो आप फंक्शन को कॉल करने के मेथड में क्लास का नाम आएगा। अगर आप स्टैटिक नहीं लगाएंगे तो आपको इस फंक्शन को यूज करने के लिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिस क्लास में ये फंक्शन बिलोंग करता है, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाएं, कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये तो फंक्शन अभी कॉलिंग में हम देख लेंगे स्टैटिक के बारे में। वॉइड का मतलब फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है कुछ, यानी जो भी इसको वैल्यू दी गई है आर्गुमेंट में उसको प्रोसेस करेगा इसी फंक्शन में। जरूरत होगी तो डिस्प्ले होगा, जैसी जरूरत होगी वैसा हम काम करेंगे, बस कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। परंतु कोई फंक्शन अगर वैल्यू रिटर्न करना चाहता है, उसकी जरूरत है रिटर्न करने की, तो यहाँ पे अगर वो नंबर है, इंटीजर है तो हम int लिखेंगे, int शॉर्ट बाइट जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लॉन्ग कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है तो कैर लिखेंगे, डबल फ्लोट है तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ रिटर्न टाइप लिखना होगा। ये मेन फंक्शन का एग्जाम्पल लिया है हमने। कोई भी फंक्शन है जो भी प्रोसेस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग नेम लेंगे, सुटेबल नेम होना चाहिए, प्रोसेस क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग नेम हो तो अच्छी बात रहती है, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक फंक्शन की बॉडी बना रहे हैं। ये फंक्शन बनाया है हमने जो 2 वैल्यू ले रहा है और उनको सम करके डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। फिर यहां पे हमने बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ठीक। पहले इसके बारे में बात कर लें। चेक क्लास बनाई है, चेक क्लास में एक फंक्शन बनाया वॉइड सम। वॉइड क्या बता रहा है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। और सम फंक्शन क्या बता रहा है, इसका नाम है सम, और 2 पैरामीटर x और y इसके अंदर है। x और y 2 वैल्यू जो भी इसको 2 नंबर पास किए जा रहे हैं, तो पहला नंबर x में दूसरा नंबर y में रिसीव कर रहा है, और इस फंक्शन की बॉडी के अंदर x और y को ऐड करके डिस्प्ले कर दे रहा है। क्योंकि ये वॉइड टाइप है इसलिए ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, जो भी वैल्यू इसको पास की जाएगी वो उसको डिस्प्ले कर दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे कुछ और भी बात जानने लायक है। किसी फंक्शन में जो पहली स्टेट लाइन होती है, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन, दिस इज नोन एज प्रोटोटाइप। दिस इज नोन एज प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन, राइट, प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन। तो आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपसे दिया जाता है कि ये फंक्शन की प्रोटोटाइप डिफाइन करिए, which takes 2 numbers, which takes 1 character, 1 integer, like those questions, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले प्रोटोटाइप समझ लिया हमने। इसके बाद अगर इसमें केवल रिटर्न टाइप को हटा दिया जाए तो ये आपका जो केवल इतना पार्ट है, दिस इज कॉल्ड सिग्नेचर, फंक्शन सिग्नेचर। फंक्शन का नाम और पैरामीटर लिस्ट इज नोन एज फंक्शन सिग्नेचर, ठीक है। तो प्रोटोटाइप क्या होता है, पहली लाइन जिसमें रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट इन्वॉल्व है, और सिग्नेचर क्या होता है जिसमें केवल रिटर्न टाइप इन्वॉल्व नहीं होता है, केवल फंक्शन का नाम और
पैरामीटर लिस्ट इन्वॉल्व होती है, void sum int x int y, राइट। अब इस फंक्शन को अगर बना लिया गया तो उसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो सपोज करिए यहाँ पे मेन में मेरे पास दो नंबर है, पहला है a जिसकी वैल्यू 5 है, दूसरा वेरिएबल है 10 b जिसकी वैल्यू 10 है। अब इस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, हम सम करना चाहते हैं इस फंक्शन की बजाय चेक सम फंक्शन के थ्रू, तो हम यहाँ पे क्लास चेक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये फंक्शन स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक है, इसलिए हमें चेक फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। बिना ऑब्जेक्ट के हम फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। फिर हम कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, और उसके बाद दो वेरिएबल a और b को हम उसमें डाल रहे हैं, क्योंकि फंक्शन दो वैल्यूज रिसीव कर रहा है इंटीजर टाइप की, इसलिए यहाँ पे हमें दो इंटीजर को पास करना होगा, ठीक है। तो हमने दो इंटीजर पास कर दिए और ये फंक्शन खत्म हो गया, ये क्लास खत्म हो गई। तो जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, फंक्शन का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट हुआ, मेन में दो वेरिएबल a और b डिफाइन किए गए हैं जिसकी वैल्यू 5 और 10 है। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो कंट्रोल आपका इस फंक्शन के पास चला गया, इस फंक्शन के पास चला गया और a और b की एक कॉपी वहां पे x और y के फॉर्म में बन गई। आई सेड कॉपी बन गई x और y में, ठीक है, जिसकी में x की वैल्यू वही होगी जो a में थी, y की वैल्यू वही होगी जो b में थी। x और y में 5 और 10 स्टोर हो गया। अब x y को सम करेंगे तो 5 + 10 15 आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इतना करने के बाद जैसे ही फंक्शन का एंडिंग कर्ली ब्रैकेट मिलता है, कंट्रोल वापस वहीं आता है जहां से कॉल किया गया था, वहीं से एग्जिट नहीं कर सकता कभी भी। कंट्रोल वापस यही सम फंक्शन के पास आएगा जहां पे कॉल किया गया है। उसके बाद आगे कुछ स्टेटमेंट अगर होंगे तो उनको एग्जीक्यूट करेगा, तभी आगे इस तरह से आगे बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद फंक्शन के प्रोटोटाइप को अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, हमने यहां लिख दिया int, रिटर्न टाइप वॉइड की बजाय क्या कर दिया हमने int। तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर, एक इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इस फंक्शन को देखें, यहाँ पे कोई भी नंबर रिटर्न नहीं किया जा रहा है, इसलिए अगर इस प्रोग्राम को कंपाइल करें तो यहाँ पे एरर आएगी, इस फंक्शन में एरर आएगी, ऑलराइट। तो वो कैसे ठीक हो, क्योंकि हम बता रहे हैं रिटर्न करेगा और रिटर्न कर नहीं रहे, तो एरर आना तो है ही है। तो इस केस में क्या होता है कि हम एक वेरिएबल लेंगे और वहां पे एक्स वाई का सम कर देंगे। आखिरी स्टेटमेंट हमेशा रिटर्न जेड, कुछ ना कुछ रिटर्न करना है, एक इंटीजर रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही रिटर्न अगर हो रहा है तो यहां पे जहां कॉलिंग की जा रही है वहां रिटर्न वैल्यू रिसीव भी होनी चाहिए। तो हम ऐसे लिखेंगे c = ob.sum a, b, और हम यहां पे रिजल्ट मेन में डिस्प्ले करेंगे। ऑलराइट, तो ये वाला फंक्शन का प्रोग्राम कैसे चल रहा है, मेन फंक्शन के अंदर आपने दो वेरिएबल लिए, ऑब्जेक्ट बनाया और फंक्शन कॉल किया। कॉल कर समय में क्या देखा कि ये दो वैल्यू रिसीव कर रहा है, तो दो वैल्यू पास की। जब ये स्टेटमेंट मीट होता है तो ये वाला हिस्सा केवल जिसमें फंक्शन कॉल कर रहा है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। c = से उसको कोई मतलब नहीं, वहां c लिखा है या नहीं लिखा है ये उस समय चेक नहीं हो रहा है। रिटर्न वैल्यू सॉरी, जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ कंट्रोल सम फंक्शन के पास गया, ठीक है। सम फंक्शन में x और y को उसने ऐड किया, x y को ऐड करने के बाद वैल्यू z में गई और यहाँ पे लिखा रिटर्न z, क्योंकि रिटर्न टाइप int था इसलिए इस z की वैल्यू रिटर्न होके वहां पे गई वापस मेन के पास। मेन में इस फंक्शन की कॉलिंग से पहले c लिखा है वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप का है, तो z की वैल्यू c में कॉपी हो जाएगी। जैसे कि a और b की वैल्यू x y में कॉपी हो गई थी, वैसे ही z की वैल्यू c में कॉपी हो जाएगी। कॉपी होने के बाद हमने बताया था कंट्रोल फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आगे फर्दर जाता है, तो यहाँ c की वैल्यू को डिस्प्ले किया जा रहा है, ठीक है, तो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे क्योंकि फंक्शन रिटर्न कर रहा है इसलिए इस स्टेटमेंट को रिजल्ट को c में स्टोर करने के बजाय डायरेक्टली डिस्प्ले भी कर सकते हैं। यानी हम यहाँ ये हटा के
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं OB डॉट सम A कॉमा B, A कॉमा B, राइट। ठीक है, तो इस तरह से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। पर किसी भी फंक्शन को हम मेन में SOP के अंदर या डिस्प्ले फंक्शन स्टेटमेंट के अंदर तभी लिख सकते हैं जब वो फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा हो। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब इसमें हमें कुछ बातें और डिस्कस करनी है। अगर ये फंक्शन स्टैटिक बना दिया जाए, चाहे वो प्रीवियस एग्जांपल में अगर हम इसको स्टैटिक बना दें तो उस केस में हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है और ये हम इस तरह से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन जिसमें स्टैटिक बना है उसे हम बोलते हैं क्लास फंक्शन। तो वो अगर इसी सेम क्लास में इस्तेमाल हो रहा है तो हमें क्लास का नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है। पर किसी दूसरी क्लास से कॉल हो रहा होता तो हम यहाँ लिखते हैं चेक डॉट सम, राइट। अब यहाँ पे जो फंक्शन की कॉलिंग हो रही है AB लिखा हुआ है एक्सक्यूज मी, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। और ये जहां पे XY रिसीव हो रहे हैं इसे हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कभी, व्हाट इज एक्चुअल पैरामीटर, व्हाट इज फॉर्मल पैरामीटर। तो जो पैरामीटर हैं जो अपीयर होते हैं एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग, पैरामीटर विच आर यूज्ड इन at the time of function calling is known as actual parameter, and the parameter which appears at the time of in a parameter list, sorry, in function prototype. ठीक है, तो पैरामीटर विच appears in prototype are known as formal parameter। तो इसका डिफरेंस भी आता है। ठीक है, नॉर्मली दे आर द कॉपी ऑफ एक्चुअल पैरामीटर, सेम वैल्यूज होती हैं हमेशा ही। तो कॉल बाय वैल्यू होता है, कॉल बाय रेफरेंस होता है, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं थोड़ी देर में। तो ये एक फंक्शन हो गया। एक एग्जांपल हम लोग और कर लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। ठीक है, मैक्सिमम फंक्शन int(x), int(y), हम इसको दो पैरामीटर दे रहे हैं, ऑलराइट, इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न करेगा। यहां पे हमने लिखा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू y रिटर्न x एल्स रिटर्न y। ठीक है, तो ये आपका एक फंक्शन बन गया, इसको यहां पे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने फंक्शन बनाया मैक्सिमम जो दो पैरामीटर रिसीव कर रहा है x और y। यहां पे चेक किया गया है x y से अगर बड़ा है तो x इज मोर देन y तो x की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अदरवाइज वो y की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो यहां पे आप देख रहे हैं दो दो रिटर्न स्टेटमेंट लिखे हैं। तो दोनों में से किसी भी सिचुएशन में केवल एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकता है। किसी भी फंक्शन के अंदर कितने भी रिटर्न स्टेटमेंट हो सकते हैं, परंतु हमें उसको इस तरह से लिखना है कि किसी भी सिचुएशन में केवल एक ही एग्जीक्यूट हो, क्योंकि एक से अधिक रिटर्न स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट हो सकता है तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई भी फंक्शन को आप कितने भी वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है, बट इट रिटर्न्स ओनली वन वैल्यू, एक ही वैल्यू रिटर्न होती है, एक से अधिक वैल्यू रिटर्न नहीं हो सकती। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने a और b दो वैल्यू ली है, फंक्शन कॉल किया तो पहले a की वैल्यू जो है वो x में चली जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 10, b की वैल्यू 15 है वो y में चली जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 20।
ठीक है, फिर वो 10 और 20 को कंपेयर करेगा। 10 20 को कंपेयर करने के बाद क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो करेगा रिटर्न y। y की वैल्यू रिटर्न होकर c में आ गई, c में आ गए 15, इसने 15 को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से 2 नंबर का हाईएस्ट निकल आया। पर हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था y यूजिंग फंक्शन, तो उसमें तीसरा पॉइंट था रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। तो हम यहाँ रीयूजेबिलिटी भी देख सकते हैं कैसे होगा। अगर हम 3 नंबर में हाईएस्ट निकालना चाहते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यू किया d इक्वल टू मैक्सिमम ठीक है। एक फंक्शन को किसी एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा बार भी कॉल किया जा सकता है। ठीक है, एक फंक्शन को एक ही प्रोग्राम में एक से ज्यादा बार भी कॉल कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, पहले हमने a और b को भेजा उस फंक्शन के पास, तो 10 और 15 गए। कंडीशन क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 10, y की वैल्यू हो गई 15। कंडीशन फॉल्स है तो y रिटर्न किया, नहीं 15 रिटर्न किया, तो d की वैल्यू क्या हो गई 15। फिर हमने इसी फंक्शन को दोबारा कॉल किया जहां पे हमने 12 और 15 पास किया है। 12 और 15 की फिर से कंडीशन फॉल्स है, रिटर्न वैल्यू आई 15, तो d की वैल्यू हो गई 15। तो ये तीनों में से हाईएस्ट नंबर निकल आया। अगर यहाँ पे 20 होता तो यहाँ 15 20 पास होता, 20 15 पास होता तो कंडीशन ट्रू हो जाती, तो यहाँ पे आ जाता 20, है ना। तो इस तरह से आप किसी फंक्शन को एक से अधिक बार भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, रीयूजेबिलिटी। उसके बाद एक चीज और, एक फंक्शन दूसरे को भी कॉल कर सकता है, दूसरा फंक्शन तीसरे को कॉल कर सकता है। तो फंक्शन कैन ऑल्सो कॉल ईच अदर। लेट्स सी विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक फंक्शन बना रहे हैं, कोई पैरामीटर नहीं दे रहे हैं उसको, एक खाली मैसेज दे रहे हैं। ठीक, और यहां से एक फंक्शन कॉल किया fun2। ठीक है, यहां फंक्शन कॉल किया fun2, फिर एक मैसेज दिया, ऑलराइट। तो एक फंक्शन है fun1 जिसके अंदर से fun2 को कॉल किया जा रहा है। फिर एक फंक्शन बनाया है fun2, जिसके अंदर एक मैसेज और दे रहे हैं। ठीक, इसके बाद मेन से शॉर्ट में लिख दिया मैंने, क्योंकि ये हमारे कोई सब फंक्शन मैंने स्टैटिक का दे रहा हूं या ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। चलिए, एबीसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहां एक मैसेज रहे मेन, ऑलराइट। फिर मैंने फंक्शन कॉल किया fun1, तो क्या होगा, मेन से कंट्रोल fun1 के पास जाएगा, fun1 से कंट्रोल fun2 के पास जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने वापस यहां पे लिखा एक मैसेज, फिर से तो अगर ये लिखा है तो आउटपुट क्या आएगा देख लेते हैं। कंट्रोल यहां से वहां, क्योंकि हमें फ्लो ऑफ कंट्रोल समझना है। तो यहां हमेशा मेन से कॉलिंग शुरू होती है। मेन में हमने पहला स्टेटमेंट लिखा है, ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं, स्टैटिक नहीं है।
तो सबसे पहले आउटपुट में आएगा मेन, ठीक है। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल गया fun1 के पास। fun1 में मैंने लिखा हाय fun1, फिर वहां पे कंट्रोल fun2 के पास गया, fun2 में लिखा है हाय fun2। उसके बाद उसका एंडिंग कर्ली ब्रैकेट मैच हो गया, fun2 फंक्शन खत्म हो गया, वापस पहुंचा जहां से कॉल किया गया था। कंट्रोल को इस fun2 फंक्शन किसने कॉल किया था? fun1 ने, तो वो fun1 के पास जाएगा। फिर वहां पे आया, उसके बाद स्टेटमेंट एक और दी है, तो कंट्रोल उसके बाद फॉलो कर रहा है, उसको लिखा है बाय fun1, ठीक है। अब fun1 का एंडिंग कर्ली ब्रैकेट मैच होते ही fun1 को किसने कॉल किया था? मेन ने, तो कंट्रोल मेन के पास आ गया। वहां उसके बाद स्टेटमेंट लिखा है एसओपीएलएन मेन, ठीक। मेन के बाद लिखा है ob.fun2, कंट्रोल fun2 के पास गया। फिर यहां आउटपुट आया हाय fun2। अब इसका एंड होते ही वापस अब मेन के पास आएगा, क्योंकि पहली बार जब कॉल किया गया था fun2, fun1 ने कॉल किया था, तो fun1 के पास गया था। इस बार किसने कॉल किया? मेन ने, तो मेन के पास वापस आएगा। अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट और दिया होता